अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 हमारा कंटिन्यू है सर्कुलेशन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ईसीजी। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ब्लड वेसल्स कि हमारी बॉडी में कितने तरह की ब्लड वेसल्स मौजूद हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा है और वह फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करती है। तो अगर हम बात करें अबाउट ब्लड वेसल तो हमारी बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ब्लड वेसल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है आर्टरीज, नंबर 2 है कैपिलरीज और नंबर 3 है वेन्स। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल होती हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं। इनका डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, तो जो भी ब्लड वेसल ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही होगी, किसी और ऑर्गन की तरफ लेकर जा रही होगी, अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जा रही होगी, उस ब्लड वेसल को हम कहेंगे आर्टरीज। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा वो ब्लड वेसल जो ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट ला रही होगी, हार्ट की तरफ ला रही होगी, उन ब्लड वेसल्स को हम कहेंगे वेन। इसके अलावा कैपिलरीज भी एक तरह की ब्लड वेसल है जो बिटवीन आर्टरीज और वेन्स हमें मिलेगा। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर यह है कि आर्टरीज जितनी भी हमारी बॉडी में हैं उन तमाम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। पल्मोनरी आर्टरी के अलावा जितनी भी आर्टरीज़ हैं उन सब में हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। पल्मोनरी आर्टरी में हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। और इसी तरह से वेन्स, जितने भी वेन्स हैं उनमें हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। नाउ अब अगर हम आर्टरीज और वेन्स को देखें तो कुछ हमारे पास लार्ज साइज आर्टरीज होती हैं, कुछ मीडियम साइज़ होती है और कुछ स्मॉल साइज़ आर्टरीज होती हैं। इसी तरह से वेन्स भी हैं, कुछ लार्जर वेन्स होती हैं, कुछ मीडियम साइज़ की होगी और कुछ स्मॉल होंगी। ठीक है, तो हमारे हार्ट से जब ब्लड निकलता है किस में जाता है? एओर्टा में जाता है। ठीक है, हार्ट से ब्लड निकला, कहाँ जा रहा है? एओर्टा में। एओर्टा क्या है? इससे लार्जेस्ट आर्टरी, तो ये आर्टरी है एक तरह की लार्जेस्ट। ठीक है, एओर्टा में गया, एओर्टा में जाने के बाद ये ब्लड सप्लाई होगा मीडियम आर्टरीज़ में जिनका साइज़ एओर्टा से कम है, मीडियम साइज़ आर्टरीज़। ठीक है, जिसे हम आर्टरीज़ ही कहते हैं। लार्जेस्ट को हमने कह दिया एओर्टा, नंबर 1। नंबर 2 पे आ गई आर्टरीज़ जो कि मीडियम साइज़ की है। इसके बाद ब्लड जाएगा इन स्मॉल साइज़ आर्टरीज़ जिसे हम कहते हैं आर्टीरियोल्स। ठीक है, आर्टीरियोल्स में तो पहले ब्लड हार्ट से निकलेगा, एओर्टा में जाएगा, देन आर्टरीज़ में जाएगा, देन आर्ट्रियोल्स में जाएगा। ये हमने किस बेस पे इनको डिवाइड किया है? साइज़ की बेस पे। ठीक है, उनका डायमीटर कितना है, आर्टरीज़ का डायमीटर कितना है, उस डायमीटर के बेस पे हमने किसी को कहा कि ये लार्ज है, फिर मीडियम है, फिर स्मॉल है। तो हार्ट से ब्लड निकला, कहाँ गया? सबसे पहले एओर्टा में, देन आर्टरीज़ में, देन आर्टीरियोल्स में। आर्टीरियोल्स स्मॉल आर्टरीज़ हैं। आर्टीरियोल्स में आने के बाद ये ब्लड जाएगा इन कैपिलरीज़। ठीक है, कैपिलरीज़ में, कैपिलरीज़ के लेवल पे डिफ्यूजन होती है, जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो ब्लड से सेल्स में डिफ्यूज़ हो जाएंगी। कैपिलरीज़ तक ब्लड आ गया, कैपिलरीज़ के बाद ब्लड जाएगा इन स्मॉल वेन्स जिसे हम कहते हैं वेन्यूल्स। ठीक है, वेन्यूल्स। आर्टरीज़ का ऑपोजिट होता है वेन्स। आर्टरीज़ में हमने देखा पहले लार्ज थी, फिर मीडियम, फिर स्मॉल। वेन्स में क्या होगा? पहले ब्लड जाएगा इन स्मॉलेस्ट जो वेन्स है वहाँ पर, फिर मीडियम साइज़, फिर लार्जर वेन्स में। ठीक है, इस तरह से होगा। तो कैपिलरीज़ के बाद ब्लड कहाँ जाएगा? अब वेन्स का सिस्टम शुरू हो गया। कैपिलरीज़ के बाद अब कहाँ जाएगा ब्लड? वेन्स में। कौन सी वेन्स में? पहले स्मॉलेस्ट, जो स्मॉल हैं जिसे हम कह रहे हैं वेन्यूल्स। ठीक है, स्मॉल के बाद
फिर बहुत सी स्मॉल वेन्स मिल जाएगी और एक मीडियम साइज़ की वेन्स बना लेगी, जिसे हम कहेंगे सिंपली वेन्स कहेंगे। ठीक है, अब मीडियम साइज़ की वेन्स बन चुकी हैं, फिर इसी तरह से बहुत सी मीडियम साइज़ की वेन्स कंबाइन होंगी और ये एक लार्जर वेन्स बनाएंगी, जिसे हम कहते हैं वेना कैवा। वेना कैवा इज़ द लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो मीडियम साइज़ के बाद अब लार्ज साइज़ की वेन्स बन चुकी हैं, जिसे हम कह रहे हैं वेना कैवा। और ये वेना कैवा दो होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर। इन्फीरियर वेना कैवा लोअर पार्ट से ब्लड लेकर आ रही होती है और सुपीरियर वेना कैवा अबव द हार्ट लेवल से ब्लड लेकर आ रही होती है, जैसे कि हेड से, नेक से, अपर लिम्ब से। ठीक है, तो दो वेना कैवा होती है, एक इन्फीरियर एक सुपीरियर। बनने का प्रोसेस सेम होगा, तो वेना कैवा बन गया और ये वेना कैवा अब ड्रेन हो जाएगा हार्ट के राइट एट्रियम में। इस तरह से ये पूरा सर्किट चलता रहता है। ठीक है, ये पूरा एक क्लोज सिस्टम है, पूरा ब्लड वेसल एक क्लोज लूप के फॉर्म में। ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्लोज लूप के फॉर्म में, यहाँ पर कहीं पर भी ब्लड इन वेसल से बाहर नहीं आता। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टरीज़। आर्टरीज़ का हमने स्ट्रक्चर पढ़ना है पहले। आर्टरी समझ आ गया ना क्या है? वो ब्लड वेसल है जो अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड लेकर जा रही होती है और उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, अब आर्टरीज़ के अगर हम लेयर्स देखें, ठीक है, आर्टरी है, इसको हमने क्रॉस सेक्शनली कट कर दिया, इस तरह से इसको हमने काट दिया। ठीक है, इसको हम अब सामने से देख रहे हैं, तो आर्टरीज़ हमें कैसी दिखेगी? इसकी हमें 3 लेयर्स दिखती हैं। ठीक है, आर्टरीज़ की कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, क्योंकि एक्सटर्नली है, बाहर के साइड पे है, तो जो सबसे आउटर लेयर होगी उसे हम कहेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, अब ट्यूनिका एक्सटर्ना, इस डायग्राम में अगर हम देखें जो ब्लैक वाली लेयर है ये क्या है? ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना में होगा क्या? ये बना हुआ है कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू, और इसके साथ यहाँ पर हमें कोलेजन के फाइबर्स मिलते हैं। ये ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं ये क्या है? कोलेजन के फाइबर्स। तो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है जिसमें हमें कोलेजन के फाइबर्स मिलते हैं। ये हमने बात की ट्यूनिका एक्सटर्ना के बारे में। इसके इनसाइड जो लेयर होगी इसे हम कहेंगे ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, मिडिल लेयर है ना, ट्यूनिका मीडिया। इस डायग्राम में जो ब्लू लेयर है ब्लैक के इनसाइड वो क्या है? ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया में हमें स्मूथ मसल्स फाइबर मिलते हैं। ब्लड वेसल में भी मसल की लेयर होती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में मसल की लेयर होती है। कौन से मसल्स? 3 तरह के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। कार्डियक हमने पढ़ लिया, हार्ट में होगा और कहीं भी नहीं होगा। स्केलेटल मसल्स वो होते हैं जो बोन से अटैच होते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्मूथ मसल्स हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं, जैसे कि स्टमक में होगा, यूरिनरी ब्लैडर में होगा। तो स्मूथ मसल्स और कहाँ पर होते हैं? ब्लड वेसल में। स्मूथ मसल की एक और एग्जांपल कहाँ मिलती है हमें? ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स में जो मसल्स होंगे वो कौन से मसल्स होंगे? स्मूथ मसल होंगे। किस लेयर में होंगे? सेकेंड लेयर में होंगे, जो मिडिल लेयर है ना वहाँ पर होंगे, जैसे कि हार्ट में था मायोकार्डियम। ठीक है, उसी तरह से हमें ब्लड वेसल की जो सेकेंड लेयर है मिडिल वाली, उसमें हमें स्मूथ मसल्स मिलता है। अब मसल है तो यहाँ से हमें बात समझ आनी चाहिए कि मसल का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर ब्लड में मसल फाइबर्स मौजूद हैं ब्लड वेसल में, तो ब्लड वेसल भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। ठीक है, ब्लड वेसल भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। जब कॉन्ट्रैक्ट होगी ब्लड वेसल तो इसका डायमीटर कम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, इसे हम कहते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एक ही वर्ड है। ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही कहते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन। तो जब ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हम इसे कहेंगे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो रिलैक्स भी होगी, जब रिलैक्स होगी तो उसका डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा था पहले, अब ऐसा हो जाएगा।
इससे हम कहते हैं वेजो डायलेशन। जब हम कहेंगे वेजो डायलेशन तो माइंड में क्या आना चाहिए कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो चुके हैं, उनका जो डायमीटर है वो ज़्यादा हो चुका है। और जब हम बात करेंगे वेजो कॉन्स्ट्रक्शन तो इससे हमें क्या समझ आएगा कि ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, उसका डायमीटर कम हो गया है। अच्छा, अब अगर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है तो ब्लड फ्लो कैसा हो जाएगा, उस जगह पे कम हो जाएगा ना, क्योंकि डायमीटर कम हो गया। डायमीटर कम हो गया है तो अब ब्लड कम आ रहा है इस आर्टरी के ज़रिए। तो जब भी ब्लड कहीं पर हमने कम देना होगा, जब ब्लड कम सप्लाई करना होगा तो उस जगह पे वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होगी। और अगर बॉडी को नीड है कि इस जगह पे ब्लड ज़्यादा सप्लाई किया जाए, ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है या कोई भी वजह है कि उस जगह पे हमें फॉर एग्जांपल इस टिश्यू में हमें ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो अब इस टिश्यू के जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर वेजो डायलेशन हो जाएगी, ब्लड वेसल का डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा ताकि ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो सके। तो इससे हम कहेंगे वेजो डायलेशन। तो हम बात कर रहे थे ट्यूनिका मीडिया के बारे में कि यहाँ पर स्मूथ मसल फाइबर्स हमें मिलेंगे, ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर्स हैं जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें ग्रीन स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, ये है इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर का काम क्या होगा, ये इसको कॉन्स्ट्रक्शन और डायलिटेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा ब्लड वेसल को। ब्लड वेसल एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। मीडिया हमने पढ़ लिया। अब मीडिया के इनसाइड अगर हम जाएं तो लेयर आएगी, इसे हम कहेंगे ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटिमा, ठीक है, दो नाम है इसके, इंटरना या फिर इंटिमा। ये बनी हुई है स्क्वैमस एंडोथीलियम। इस लेयर में क्या होगा, सेल्स होंगे, स्क्वैमस सेल्स हैं, ये इस तरह से अरेंज हैं, ठीक है, सिंगल लेयर में। इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि आर्टरीज़ जो हैं वो डीप होती हैं बॉडी में, ठीक है, डीप होती है, तो हमें ऐसे नहीं दिखती, सरफेस पे हमें नहीं दिखती आर्टरीज़। आर्टरीज़ कहाँ हैं, डीप इनसाइड द बॉडी है। इसके अलावा आर्टरीज़ में हमें पल्स मिलता है, हम पल्स चेक करते हैं, तो हम कौन सी ब्लड वेसल चेक कर रहे होते हैं, पल्स हम किस ब्लड वेसल में ले रहे होते हैं, आर्टरीज़ में। आर्टरीज़ में हमें पल्स मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ क्या हैं, इज़ द थिनेस्ट ब्लड वेसल। जब ब्लड आर्टीरियोल्स में आता है, आर्टीरियोल्स, तो आर्टीरियोल्स के बाद आर्टीरियोल्स बहुत फाइन ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, आर्टीरियोल्स बहुत फाइन ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो गई। इन फाइन ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं कैपिलरीज़। आर्टीरियोल्स के बाद कैपिलरीज़ आती हैं, ठीक है, और फिर ये कैपिलरीज़ आगे जाके कंबाइन हो जाती है और वेन्स बनाती हैं। ब्लड पहले आर्टीरियोल्स में आएगा, आर्टीरियोल्स के बाद कैपिलरीज़ में जाएगा, कैपिलरीज़ के बाद वेन्यूल्स में जाएगा, फिर वेन्यूल्स से लार्जर वेन्स में, ठीक है। तो कैपिलरीज़ इज़ द थिनेस्ट ब्लड वेसल। जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनमें थिनेस्ट होगा कैपिलरीज़। अच्छा, अब कैपिलरीज़ थिनेस्ट है, ठीक है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें ना तो बना हुआ है सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल। ये कैपिलरी का हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें सिर्फ एक लेयर है सेल की, बस, और कुछ भी नहीं है, एक लेयर है सेल की। तो क्योंकि कैपिलरीज़ की वॉल्स में सिर्फ एक लेयर है सेल की, जिसकी वजह से यहाँ पर ईजिली डिफ्यूजन हो जाती है। आर्टरीज़ में हमने पढ़ा ना, मसल्स भी हैं वहाँ पे, एंडोथीलियम भी है, फिर वहाँ पर ट्यूनिका एक्सटर्ना भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है, तो वहाँ पर डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। डिफ्यूजन के लिए हमें क्या चाहिए कि जो सरफेस है वो इतना थिन हो कि उसके ज़रिए जो मॉलिक्यूल्स है वो ईजिली पास आउट हो जाए। तो आर्टरीज़ के लेवल पर ये नहीं हो सकता और ना ही ये वेन्स के लेवल पे हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर मसल्स आ जाते हैं जिससे डिफ्यूजन नहीं हो सकती। तो डिफ्यूजन होगी कैपिलरीज़ के लेवल पे, क्योंकि कैपिलरीज़ में क्या है, सिर्फ सिंगल लेयर है सेल की, एंडोथीलियम की, बस, और कुछ भी नहीं है। अब होगा क्या, देखो, जब ब्लड कैपिलरीज़ में आया ना, ब्लड कहाँ आ चुका है, कैपिलरीज़ में आ चुका है। कैपिलरीज़ के सराउंडिंग में क्या है, सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ठीक है,
सेल्स के बिटवीन जो स्पेस होता है इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहाँ पर एक फ्लूइड फिल होता है जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो अब होगा क्या, ब्लड कैपिलरीज में आ चुका है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, आर्टेरियोल से आ रहा है। तो ब्लड में क्या क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, इसके अलावा ग्लूकोज है, और भी बहुत से चीज़ें हैं जो कि सेल्स को जिनकी नीड है, और भी एसेंशियल सब्सटेंसेस। तो ये ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये डिफ्यूज़ हो जाएगा कैपिलरीज़ के लेवल पे। कैपिलरीज़ के लेवल पे होगा क्या, जो ऑक्सीजन है और ग्लूकोज ये ब्लड से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ग्लूकोज आ गया, और यहाँ से फिर ये सेल्स में डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो नंबर 1 यहाँ पर ऑक्सीजन और ग्लूकोज डिफ्यूज़ हो गए सेल्स में। नंबर 2, सेल्स में क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रही है कंटिन्यूसली, तो वहाँ पर कुछ वेस्ट मटेरियल बन गया है। क्या फॉर्म हो चुके हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है क्योंकि टॉक्सिक है। इसके अलावा और भी वेस्ट मटेरियल्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट सेल से डिफ्यूज़ हो जाएंगे ब्लड में, ठीक है। ये काम हो गया कैपिलरीज़ के लेवल पे। अब जब ब्लड कैपिलरीज से आगे जा रहा है, वेन्यूल्स में जा रहा है, तो इसके पास क्या है, इसके पास है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कम है, इसके अलावा ग्लूकोज भी नहीं है ज़्यादा क्योंकि ये सेल ले चुका है पहले। तो जो ब्लड अब कैपिलरीज के बाद वेन्स में जाएगा, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वेस्ट मटेरियल उसमें मौजूद होगा। एक और पॉइंट समझो कि जब डिफ्यूजन होती है तो ऐसा नहीं है कि ब्लड में मौजूद तमाम चीज़ें डिफ्यूज़ हो जाएं, ठीक है। कौन सी चीज़ें डिफ्यूज़ नहीं होती, प्रोटीन्स। ब्लड में प्रोटीन्स मौजूद हैं, तो प्रोटीन्स कैपिलरी से डिफ्यूज़ नहीं होते। रीज़न क्या है, कैपिलरीज की वॉल्स थिन हैं, वहाँ से स्मॉल मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ हो सकते हैं। प्रोटीन एक लार्ज स्ट्रक्चर है, तो प्रोटीन कैपिलरी वॉल को क्रॉस नहीं कर सकता। नंबर 1 प्रोटीन्स। इसके अलावा आरबीसीज, ये भी लार्ज इन साइज़ हैं, और प्लेटलेट्स ये भी डिफ्यूज़ नहीं होते। जो डब्ल्यूबीसीज हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ये कैपिलरी सेल्स के दरमियान जो स्पेस होता है वहाँ से ये निकल जाते हैं, ये क्रॉस कर लेते हैं उसको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सट्रीमली नैरो। हमने पढ़ा है कि ब्लड वेसल जो कैपिलरी है वो कैसी है, नैरो है, इसका डायमीटर कम है। डायमीटर कम है, इट मीन्स यहाँ का वॉल्यूम कम हो गया। जब वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इट मीन्स के कैपिलरीज में प्रेशर ज़्यादा होगा। अब प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, देखो कैपिलरी वॉल्स में स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। ये कैपिलरीज है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैपिलरी है, तो इसकी वॉल्स में स्मॉल ओपनिंग्स हैं। प्रेशर क्योंकि कैपिलरी में ज़्यादा है, तो इस प्रेशर की वजह से कैपिलरी से फ्लूइड लीक होता है, इन ओपनिंग से फ्लूइड बाहर आता है, ठीक है। ब्लड नहीं, क्या बाहर आएगा, सिर्फ फ्लूइड, जो प्लाज्मा का पार्ट है वो बाहर आएगा। ब्लड सेल्स बाहर नहीं आ सकते, सिर्फ फ्लूइड आएगा, प्लाज्मा आएगा। और यही फ्लूइड जो लीक हो रहा है कैपिलरी से, ये बनाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। समझ आए वाला पॉइंट। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ से आ रहा है सेल्स के दरमियान, ये आ रहा है कैपिलरी से फ्लूइड लीक होने की वजह से ये बन रहा है, ठीक है। कैपिलरी में क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, उस प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कैपिलरी का फ्लूइड लीक आउट होता है। लीक आउट होने की वजह से वो यहाँ सराउंडिंग में एक्यूमुलेट होता है, जिससे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। नेक्स्ट है वेन। हमने अभी बात की कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज जब बहुत से कंबाइन होंगी तो क्या फॉर्म होगा, वेन्स। पहले स्मॉल वेन्स, फिर मीडियम, फिर लार्ज। तो कैपिलरीज के बाद आएंगे वेन्यूल्स, वेन्यूल्स के बाद वेन्स, फिर वेन्स के बाद वेना कैवा, और ये वेना कैवा हार्ट में ड्रेन होगा। वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अभी हमने देखा क्योंकि कैपिलरी के लेवल पर डिफ्यूजन हो चुकी है, अब ऑक्सीजन सेल में जा चुका है और सेल का कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के पास आ गया है, और यही ब्लड अब वेन्स में फ़्लो कर रहा है, ठीक है। तो जो वेन्स हैं उनके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा।
एक्सेप्ट हमें पता है पल्मोनरी वेन। स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर होगा, फ़र्क क्या होगा, आर्टरीज़ की वॉल्स थिक होती हैं, ठीक है, आर्टरीज़ की वॉल्स थिक होती हैं जबकि वेन्स की वॉल थिन होती है। आर्टरीज़ का डायमीटर कम होगा क्योंकि वॉल्स थिक हैं, वेन्स का डायमीटर ज़्यादा होगा क्योंकि वॉल्स थिन हैं। क्योंकि आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है, डायरेक्टली वो हार्ट से कनेक्टेड है ना आर्टरीज़, तो हार्ट बीट कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है और यही प्रेशर फिर आर्टरीज़ में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आर्टरीज़ में इवेंचुअली प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो आर्टरीज़ की वॉल्स को थिक होना होगा। अगर आर्टरीज़ की वॉल्स थिक नहीं होंगी तो क्या होगा, ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगी। प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड वेसल फिर रप्चर हो जाएगी अगर वॉल्स थिक ना हो। वेन्स में क्योंकि प्रेशर ज़्यादा नहीं है, वेन्स में प्रेशर नहीं है, जिसकी वजह से वेन्स की वॉल्स थिन है। जब भी हम सुनते हैं ना कि हेमरेज हो रहा है किसी को या कोई भी ब्लड वेसल रप्चर हो रही है तो वो आर्टरीज रप्चर होती हैं। हेमरेज भी होता है, इसका सोर्स क्या होता है, आर्टरी सोर्स होती है। क्योंकि वेन्स में प्रेशर नहीं है तो वेन्स रप्चर नहीं होती। रप्चर कौन से ब्लड वेसल होती है, ज़्यादातर आर्टरीज होती हैं। और जब आर्टरी रप्चर होती है तो वहाँ पर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आर्टरी में जो ब्लड आ रहा है वो हार्ट के पंप करने की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो जब भी हार्ट पंप कर रहा है आर्टरी में ब्लड आ रहा है, और अगर आर्टरी रप्चर है तो वो सारा ब्लड लॉस होता जाएगा। हार्ट ब्लड पंप कर रहा है और ये ब्लड, क्योंकि प्रेशर भी है, प्रेशर के साथ सारा ब्लड उस आर्टरी से निकलता जाएगा। इस वजह से अगर आर्टरी रप्चर है तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, अब हमने आर्टरी में तो पढ़ लिया कि प्रेशर होता है क्योंकि हार्ट बीट कर रहा है, वो फोर्स जनरेट कर रहा है, यही फोर्स जो है वो ब्लड को आगे लेकर जा रही है। वेन्स में कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि अब ब्लड वेसल्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, आर्टरी से आर्टरीड्यूल्स बन चुके हैं, कैपिलरीज बन गई हैं, तो अब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो वेन्स में ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। तो वेन्स में ब्लड कैसे फ़्लो करता है, वेन्स में ब्लड फ्लो करता है ड्यू टू मसल मूवमेंट। जब हम मसल्स मूव करते हैं ना तो उन मसल मूवमेंट की वजह से फोर्स लगती है, फोर्स की वजह से फिर ब्लड आगे मूव करता है, ठीक है। एक और पॉइंट समझो कि आर्टरीज़ में क्योंकि बैकवर्ड फोर्स है हार्ट की वजह से, तो ब्लड एक डायरेक्शन में मूव करता है, पीछे नहीं आता, क्योंकि कंटिन्यूसली बैकवर्ड फोर्स है। लेकिन वेन के केस में कोई फोर्स नहीं है, तो वेन्स में कैसे ब्लड एक डायरेक्शन में फ़्लो करता है। वेन्स में ऐसा होता है कि वेन्स में वेल्व्स मौजूद हैं, ठीक है, वेन्स में वेल्व्स हैं। ये वेल्व बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। ब्लड फ्लो करने का मैकेनिज़्म आर्टरी में और वेन्स में डिफरेंट है। आर्टरीज़ में ब्लड फ्लो करता है फोर्स की वजह से जो कि हार्ट क्रिएट कर रहा है, जबकि वेन्स में ब्लड फ्लो करता है मसल मूवमेंट की वजह से। नंबर 2, आर्टरीज़ में यूनिडायरेक्शनल फ्लो कैसे होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली बैकवर्ड फोर्स आ रही है। और वेन में कैसे होता है, वेल्व्स की वजह से। यहाँ पे हमारा ब्लड वेसल का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर का, लिम्फेटिक सिस्टम।